हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि कल आपकी वीडियो नहीं आ सकी, कंटेंट तैयार नहीं था, इसीलिए मैं ये वीडियो नहीं ला सका। लेकिन आपसे भी एक गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक बच्चों के साथ, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से ही मुझे उत्साह मिलता है और मैं भी अपने मन लगाकर जो है इस पर काम कर सकता हूँ। आप प्रोत्साहित करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा और आप भी आगे बढ़ेंगे। इसीलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जितने भी हैं क्लास 10 के स्टूडेंट, अधिक से अधिक। और ऐसा कीजिए कि पूरे बिहार में वीडियोस फैलें और बिहार के हर बच्चे को इसका लाभ मिल सके। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी थोड़ा सा मेरे लिए प्रयास करें। तो हम लोग इस कहानी को जहाँ छोड़ कर गए थे वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग ये आपका जो पोइट्री का लेसन 5 है, इसके द एम्प्टी हर्ट, जो कि पेरियासामी थुरन के द्वारा लिखा गया है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को और बुक के सॉल्यूशन को करते हैं। पूरा आज मैंने पूरा ही वीडियो कर दिया है, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। आराम से आप लिखिएगा और सारे कंटेंट को आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। ये फेयर कॉपी आपकी तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। लॉन्ग का जो पहला प्रश्न है जो आपके बुक में है कि कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम। इस कविता के शीर्षक के बारे में चर्चा करें कि कविता का शीर्षक क्या दर्शाता है और इज़ द टाइटल जस्टिफाइड, क्या यह शीर्षक जो है न्यायोचित है या नहीं है, वो सही अर्थ में इस कविता का शीर्षक होने लायक है या नहीं। तो उत्तर देखते हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम द एम्प्टी हर्ट इट्सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इस कविता का जो शीर्षक है, जो एम्प्टी हर्ट कविता है, उसका जो शीर्षक है, ये खुद में अपने आप व्याख्या करता है। आप देख रहे हैं कविता का शीर्षक है एम्प्टी हर्ट, मतलब कि जहाँ पर दिल नहीं भरता है, खाली कहा है, खालीपन कहा गया है दिल में। मतलब कि आपका दिल अगर किसी चीज़ से नहीं भरता तो आपके अंदर हमेशा वो लालच रहेगा। तो ये अपने आप में अर्थ स्पष्ट कर रहा है और इस कविता में भी यही दिखाया गया कि कैसे लालच ने उस व्यक्ति की जान ली। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। इट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिच मैन बट ग्रीडी मैन। ये कविता जो है एक अमीर आदमी के बारे में बताती है जो कि लालची भी है। ही इज़ नॉट कॉन्टेंटेड विथ हिज वेल्थ। एक मिनट, यहाँ पर वेल्थ होगा, हेल्थ लिखा गया है, आप गलती से इसको सही कर लेंगे, वेल्थ कर लेंगे, WEALTH। ठीक है, तो वो अपने धन से संतुष्ट नहीं है। ही वॉन्ट्स टू एड मोर मनी एंड गोल्ड टू हिज वेल्थ। वह अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है, सोने से और धन से अपने पैसों को वो बढ़ाना चाहता है। ही प्रेड टू ए विश याइल्डिंग ट्री टू गिव हिम ए पॉट ऑफ गोल्ड। वह एक इच्छा पूर्ति पेड़ से प्रार्थना करता है कि उसे एक मटका भर के सोना दिया जाए। द ट्री प्रोवाइडेड हिम 7 सिल्वर पॉट्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। लेकिन पेड़ ने उसकी बात मानी और उसे एक नहीं 7 सोने के मटके दे दिए, वो भी सोने के सिक्के से, 7 चांदी के मटके दे दिए जो कि सोने के सिक्के से भरे हुए थे। एंड 1 एक्स्ट्रा पॉट फिल्ड विथ गोल्ड कॉइन्स, हाफ फिल्ड विथ गोल्ड कॉइन्स। और एक और एक्स्ट्रा पॉट दिया 8वां, जो कि आधा सोने से भरा हुआ था। एज ही वॉज ए ग्रीडी मैन, जैसा कि आप देख रहे थे कविता में कि वो एक लालची इंसान था। ही वर्क्स डे एंड नाइट टू फिल अप द हाफ फिल्ड पॉट। वो दिन रात कार्य करता है उस आधे भरे हुए मटके को भरने के लिए। बट ही डज़ नॉट सक्सीड इन हिज एफर्ट एंड डाइज। लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाता है और वो अंततः मर जाता है। मतलब ये दिखाता है कि लालच का घड़ा कभी नहीं भरता है, सीधी बात है। और इस कविता का जो शीर्षक दिया गया एम्प्टी हर्ट वो अपनी तरफ से पूरी तरह से न्यायोचित है, मतलब सही है, जो कि इंसान के न भरने वाले दिल को बताता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट डज द नेम कल्पका इवोक। ये जो नाम है कल्पका, जिस कविता में ये जो वृक्ष का नाम लिया गया है कल्पका, यह क्या बताता है, ये किस चीज़ को संकेत करता है। ठीक है, और व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। ये व्यक्ति के किस चरित्र पर प्रकाश डालता है, व्यक्ति के किस चरित्र को बताता है। तो उत्तर देखेंगे। कल्पका इज़ अ तमिल वर्ड। कल्पका एक तमिल वर्ड है विच मीन्स गॉड, जिसका अर्थ होता है गॉड। लेकिन आप ध्यान देंगे कल्पका एक वृक्ष का भी नाम है, जो कि हम लोग को जो है, हम लोग के जो धार्मिक पुस्तक है उसमें इसका नाम कहा गया है कल्पक्कम के नाम से कहा गया, साउथ में ही है ये। तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भी एक धार्मिक वृक्ष है जो कि इच्छा पूर्ति की शक्ति रखता है। ही हैज़ इनफ पावर
टू प्रोड्यूस एनीथिंग, और इस वृक्ष में इतना पावर है, इतनी क्षमता है कि वह कुछ भी उत्पन्न कर सकता है, जो उससे आप मांगेंगे उसका वो उत्पन्न उसे कर सकता है। ए गॉड शुड बी जेनरस एंड सो इट वॉज, जैसे एक ईश्वर को दयावान होना चाहिए वैसे ये वृक्ष भी दयावान है। द मैन डिमांडेड ओनली 1 पॉट ऑफ गोल्ड, उस व्यक्ति ने सिर्फ एक मटका जो है सोना मांगा। एंड द ट्री गेव हिम 7 पॉट्स, और पेड़ ने उसे कितना 7 मटके दे दिए, 7 पॉट्स दे दिए। इवन एन 8th पॉट वॉज गिवन, एक 8वां मटका भी दिया गया। थ्रो इट वॉज हाफ फिल्ड, जबकि वो आधा भरा हुआ था। इट एक्सप्लेन्स, यहाँ 2 बार एक्सप्लेन्स हो गया है, आप इसको एक ही बार लिखेंगे। इट एक्सप्लेन्स द ग्रीड ऑफ द पर्सन, और ये उस व्यक्ति के लालच को दिखाता है। वो जो व्यक्ति लालच का था, लालची व्यक्ति था, उसको दिखाता है कि उसका लालच कितना अधिक था कि वह जो है पेड़ से और ज़्यादा डिमांड करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कॉन्टेंटमेंट इज़ द स्टाइल ऑफ लाइफ, मतलब संतुष्टि जीवन का एक गुण है, एक तरीका है, जीवन जीने का एक तरीका है संतुष्टि। संतोष से आप ज़िंदगी जिएंगे तो बहुत अच्छा जिएंगे। डिस्कस इन द लाइट ऑफ द पोएम, इस कविता के अर्थ के अनुसार इस पंक्ति की व्याख्या करें। तो उत्तर देखें। कॉन्टेंटमेंट इज़ द रियल स्टाइल ऑफ लाइफ, कॉन्टेंटमेंट जो है मतलब संतुष्टि जो है वो जीवन का असली तरीका है जीने का। इट इज़ नेसेसरी टू लीड ए हैप्पी लाइफ, एक सुखी जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। डिसकंटेंटेड मैन ऑलवेज रिमेन अनहैप्पी, और जो व्यक्ति असंतुष्ट होता है वह हमेशा ही नाखुश होता है। मनी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड अस द रियल प्लेजर ऑफ लाइफ, सिर्फ पैसा ही हमें जीवन के हर सुख नहीं दे सकता, कभी कभी संतोष भी करना सीखना चाहिए। ए रिच मैन एंड ग्रीडी पर्सन ऑलवेज रन आफ्टर अर्निंग मोर एंड मोर वेल्थ, एक अमीर आदमी और एक लालची इंसान हमेशा अधिक से अधिक धन कमाने के पीछे भागता रहता है। ही स्पेंड्स हिज होल लाइफ इन ऑर्डर टू एक्सपेंड हिज एसेट, वो अपना पूरा जीवन अपने धन को विस्तार करने में लगा देता है, मतलब अधिक से अधिक धन कमाने में लगा देता है। ही लूजेज हिज पीस ऑफ माइंड, वो अपने दिमाग के चैन और सुकून को खो देता है। देयर वॉज नो प्लेजर इन हिज लाइफ, और उसके जीवन में कोई भी सुख नहीं रह जाता। वन डे ही डाइज लिविंग ऑल हिज वेल्थ, और एक दिन वो अपना सारा धन छोड़कर मर जाता है। दस वी लर्न दैट कंटेंटमेंट इज़ द रियल स्टाइल ऑफ लाइफ एज मैंशन इन द पोएम, तो इससे हम यह सीखते हैं कि संतुष्टि जीवन का असली सार है, जीवन जीने का असली तरीका है, और यही हमें उस कविता में सिखाया गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स, इन लाइन्स को आप विस्तार करें। जैसे ये कविता की आप देख रहे हैं, ये आखिरी 2 लाइन्स हैं कि नथिंग इज़ रॉन्ग विथ ए हाफ फिल्ड पर्स, आधा भरा हुआ पर्स में कुछ बुराई नहीं है, कुछ कमी नहीं है। द वॉइड इज़ इन द हार्ट दैट इज़ द कर्स, और ये बस एक दिल में खालीपन होता है जो कि एक श्राप की तरह होता है। मतलब कि आपके मन में अगर, दिल में अगर खालीपन है किसी चीज़ को लेकर, आप यह सोचते हैं कि वो आधा है, उसे भरना है, आप ऐसा सोचते हैं तो ये एक श्राप की तरह होगा। ये आपको जो है चैन से बैठने नहीं देगा, आपको परेशान करता रहेगा ये बात, ठीक है। तो इसी कथन को आपको स्पष्ट करना है, ऐसे भी मैंने इसको स्पष्ट कर ही दिया है, आप इस आंसर के माध्यम से देखें। यहाँ पर है देयर इज़ एन अंडरलेइंग मैसेज इन दिस स्टेटमेंट, इस कथन में एक संदेश छुपा हुआ है पहले से ही। दैट मेक्स अस अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंटमेंट, जो हमें संतुष्टि के महत्व को बताता है कि हमें संतोष करना सीखना चाहिए। डिज़ायर इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, जो हमारी इच्छा है वह एक विचलित पक्षी है, मतलब वो एक जगह स्थिर हो ही नहीं सकती, हमारी इच्छाएं स्थिर हो ही नहीं सकती हैं। That cannot be fulfilled even if the whole property of the world given to a single man, और ये संतुष्ट हो ही नहीं सकता, यहाँ तक कि अगर दुनिया की सारी संपत्ति एक ही व्यक्ति को दे दी जाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा, उसके मन में और इच्छा रहेगी प्राप्त करने की। ईच एंड एवरी मैन नीड्स सम वेल्थ टू लिव लाइफ इन अ गुड वे, हर व्यक्ति को, मैं जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना जीवन बिताने के लिए अच्छे ढंग से थोड़े धन की ज़रूरत है। देन वाई वी नीड मोर, तो हमें और ज़्यादा की लालच क्यों होता है, और ज़्यादा हम अपेक्षा क्यों करते हैं? जितना धन है हम उसमें जीवन को अच्छे से जी सकते हैं, हम क्यों अपेक्षा करते हैं अधिक की? सो इट इज़ सेड दैट ए डिसकंटेंट हार्ट इज़ अ कर्स ऑफ मैन, इसीलिए ये कहा जाता है कि एक असंतुष्ट हृदय
अगर कोई किसी व्यक्ति का हृदय असंतुष्ट है तो उस व्यक्ति के लिए ये श्राप बन जाता है, उसके जीवन के लिए वो उसे बेचैन कर देता है जीवन भर के लिए, और वह कुछ भी करने से पहले सिर्फ धन के बारे में ही सोचता है। वो अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ धन के बारे में ही सोचता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर है, व्हाट डज द सिल्वर पिक्चर सिम्बलाइज इन द पोएम। इस कविता में सिल्वर पिक्चर कहा गया कि वो चांदी के घड़े में देता है, ठीक है, वो पेड़ जो है उसको चांदी के घड़े में सारे सोने के सिक्के देता है। तो ये सिल्वर पिक्चर किस चीज़ का संकेत है? तो ध्यान दीजिएगा, सिल्वर पिक्चर, ये भी चांदी जो है ये संपन्नता का संकेत है, क्योंकि देखिए सोना तो उसको मिला ही मिला, उसके बाद उसे चांदी भी मिल गया तो वो और ज़्यादा संपन्न हुआ, है ना। तो ध्यान देंगे, सिल्वर पिक्चर सिम्बलाइजेज इनफ वेल्थ। सिल्वर पिक्चर जो है, चांदी का घड़ा जो है, वो ज़्यादा धन को प्रदर्शित करता है। इट मीन्स इफ़ अ पर्सन गेट इनफ गोल्ड और मनी और प्रॉपर्टी, अगर कोई व्यक्ति, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में सोना, धन या फिर जायदाद पा लेता है, ही हैज़ सिल्वर पिक्चर। इसका अर्थ यह हो गया कि उसके पास चांदी का घड़ा, मतलब सब कुछ चांदी का है उसके पास, उसकी चांदी ही चांदी, हम लोग ऐसे भाषा में कहते हैं कि उसकी तो चांदी ही चांदी है, मतलब उसके पास सब कुछ है। सच ए पर्सन मस्ट बी प्रोग्रेसिव इन हिज बिजनेस। ऐसे व्यक्ति को अपने बिजनेस में ध्यान देना चाहिए, लेकिन लालच के माध्यम से नहीं। ही शुड नॉट बिलीव इन द फेट एंड बट इन हार्ड लेबर। उसको भाग्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए, कठिन परिश्रम पर भरोसा करना चाहिए। ही शुड नॉट बी ग्रीडी फॉर गेटिंग मोर एंड मोर। उसको अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए लालची बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसे मिलेगा, वो मेहनत करेगा, उसे मिलेगा, लेकिन लालच करके अगर वो अधिक पाना चाहता है, गलत सही का ध्यान नहीं रखेगा और उस पर वो ज़्यादा पाना चाहता है, तो ये उसके लिए गलत है, और उसके परिवार के लिए, उसके सभी जो जुड़े हुए लोग होंगे सबके लिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति एक दिन समाप्त हो जाएगा, कुछ भी ले जाकर नहीं ले जा सके इस दुनिया से। आगे हम बुक के आपका C3 जो पार्ट है जिसमें कंपोजिशन होता है, आप देखते ही हैं बुक में हर लेसन में ये पाया जाता है। तो इस कंपोजिशन में हम जो है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको कहा गया है कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 यहाँ पर दिए गए लिखने के लिए, जिसको आपको कहा गया है 100 शब्दों में इनकी व्याख्या करें। तो पहला है आपका, ए रिच मैन्स एम्प्टी हार्ट। एक अमीर आदमी का खाली दिल, मतलब कि असंतृप्त दिल, उसके बारे में कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अमीर है लेकिन उसका दिल नहीं भरा है, तो उसके बारे में आपको कहा गया है 100 शब्दों में आप लिखें। इसके विचारों को आप कैसे व्यक्त करेंगे? तो देखिए, ए मैन मे बी रिच इन 2 वेज। एक व्यक्ति जो है 2 तरह से अमीर हो सकता है। आप भी सोचेंगे 2 तरह कैसे? तो एक है आपका धन से और एक होता है मन से। ए मैन हु हैज़ अर्नड इनफ मनी एंड ए मैन हु हैज़ इनफ कंटेंटमेंट। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त धन है और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास संतुष्ट मन है, ठीक है। बोथ कैन बी कॉल्ड रिच। ये दोनों अमीर कहे जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा वाला अमीर कहा जाएगा, जिसका मन में संतुष्टि है वो भी अमीर है। बट देयर इज़ अ डीप गैप बिटवीन बोथ। लेकिन दोनों में अंतर है कि जो पैसे वाला है वो संतुष्ट नहीं है, वो बेचैन है, और जो संतुष्ट वाला है, संतोष वाला मन वाला है, वो व्यक्ति अपने आप में खुश है। उसके पास जितना भी है वो उसी में खुश है, वो सुखी है ना। मनी कैन बी लॉस्ट। यहाँ कह रहा है कि पैसा जो है वो खो सकता है, खर्च हो सकता है और लूटेड, और लूटा भी सकता है। बट सेटिस्फैक्शन हैज़ नो एंड। लेकिन संतुष्टि का कोई अंत नहीं है। इफ़ अ पर्सन इज़ रिच बट ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर मनी, इट मीन्स ही हैज़ लॉस्ट कंटेंट, ठीक है। यहाँ कहते हैं कि अगर कोई आदमी अमीर है, इसके बावजूद भी वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, मतलब उसने अपना चैन और सुकून खो दिया है। एंड हिज हार्ट इज़ एम्प्टी। और उसका जो दिल है वो भरा नहीं है, खाली है। सच ए मैन इज़ रियल पुअर। और ऐसा ही आदमी जो है सच में गरीब होता है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है लालच के पीछे भागता है। मनी इज़ शॉर्ट लास्टिंग बट कॉन्टेंटमेंट इज़ एवर लास्टिंग। पैसा जो है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए ही आपके हाथों में रहेगा। पैसा तो आना जाना है, कहते हैं ना, हाथ की मैल है। तो ये ऐसा नहीं है कि हाथ की मैल है, वो कमाने में मेहनत लगती है, लेकिन ये शॉर्ट लास्टिंग है, ये ज़्यादा समय आपके हाथों में टिका नहीं रह सकता, ठीक है। लेकिन संतुष्टि क्या है? वो हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर आप संतोष रखते हैं तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। कॉन्टेंटमेंट गिव्स ए मैन हैप्पी लाइफ। संतुष्टि एक व्यक्ति को सुखी जीवन देती है।
देयर इज़ नो डिमेरिट ऑफ सच वर्च्यू, और इस तरह के वरदान का, संतुष्टि का कोई भी गलत प्रभाव नहीं है, कोई डिमेरिट नहीं है। तो ये आपका बच्चा ये पहला पैसेज था। अब दूसरे पैसेज पर आते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा पैसेज आपको दिया गया है, रिवार्ड ऑफ बीइंग काइंड हार्टेड, दयालु होने का इनाम। दयालु होने का क्या इनाम होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो कहा जाता है कि काइंड हार्टेडनेस इज़ अ गुड वर्च्यू, मतलब दयालु होना ये अच्छा गुण है, किसी व्यक्ति का ये एक अच्छा गुण है। गुड वर्च्यू ऑफ ए मैन। वी मस्ट बी काइंड टू ए पर्सन इन नीड, हमें उन सभी पर दया करनी चाहिए जो दया के पात्र हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। ऐसा नहीं कि सब पर दया करते रहें, जो ज़रूरतमंद हैं, जिसे हमारी दया की ज़रूरत है, उस पर ही दया करें। When we are kind to anyone who needs our help, we feel good on seeing a smile on his face. अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति का मदद करते हैं जो हमारी मदद चाहता है सच में, तो हम उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश होते हैं। जब उसकी मदद कर देते हैं, वो उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है, तो उसके चेहरे पर की मुस्कान देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत संतोष मिलता है। एनी एक्ट ऑफ काइंडनेस इज़ एप्रिसिएटेड, और दया का कोई भी कार्य लोगों के द्वारा बहुत सराहा जाता है। आप किसी पक्षी को ही दाना खिला देंगे तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा लड़का है, देखो पक्षियों की सेवा कर रहा है ना। इट नीड्स नॉट टू बी ए ग्रेट एक्ट, ज़रूरी नहीं कि ये कोई महान कार्य, कोई बड़ा कार्य हो, छोटे छोटे कार्य भी आपको बहुत संतुष्टि देंगे। इट कुड इवन बी ए स्मॉल डीड, छोटा कार्य भी हो सकता है। इफ़ वी आर काइंडली वी शैल एक्चुअली फील फॉर द अदर पर्सन विथ आवर हर्ट एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। अगर हम लोग सच में दयावान होंगे तो हम दूसरे के दुखों को समझेंगे, दूसरे की ज़रूरतों को समझेंगे, और उससे हम अपने दिल से और पॉजिटिव ढंग से, सकारात्मक ढंग से हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि वो सफल हो जाए। दिस इज़ वॉट एम्पैथी इज़ ऑल अबाउट। यहाँ एम्पैथी की बात की गई। एम्पैथी का होता है अर्थ समानुभूति, समान अनुभूति, मतलब उसको जो चीज़ महसूस हो रही है वही चीज़ मुझे भी महसूस हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एम्पैथी, समानुभूति कहते हैं। ठीक है। When we show kindness, we feel a sense of fulfillment in our heart. जब हम किसी पर दया दिखाते हैं तो हम अपने हृदय में संतुष्टि महसूस करते हैं। So be generous with our kindliness to those who need our help genuinely. तो जिससे हमारी ज़रूरत हो, सच में हमारी ज़रूरत हो, उनके प्रति हम दया का भाव रखें, दया करें उसके ऊपर। द कॉन्टेंटमेंट वी विल गेट विल बी ग्रेटर दैन एनी वेल्थ इन द वर्ल्ड, और इससे जो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी ना बच्चों, वो दुनिया के किसी भी धन से अधिक है। अगर आप किसी एक व्यक्ति की सहायता कर देते हैं तो आप हमेशा उस घटना को याद रखेंगे, मैंने उसकी सहायता की थी, इस प्रकार सहायता की थी, भले ही धन से नहीं, शरीर से, मन से, लेकिन आपको सहायता याद रहेगी। अब बच्चों ये पैराग्राफ तो हो गया है आपका। अब हम आते हैं करेक्ट स्पेलिंग में। ये भी आपके बुक के D1 सेक्शन में है, जिसमें आपको एक तरफ गलत राइटिंग स्पेलिंग दिख रही है और एक तरफ जो है सही स्पेलिंग दिख रही है। तो आप सही वाला स्पेलिंग लिख लें, मैं उसके अर्थ भी बता देता हूँ। पहला शब्द है अटैक, ATTACK, अटैक का अर्थ होता है हमला करना। दूसरा है अपील, APPEAL, अपील का अर्थ होता है मांग करना। तीसरा शब्द है स्टेटमेंट, STATEMENT, स्टेटमेंट का अर्थ होता है बयान देना। चौथा शब्द है बिगिन, BEGIN, बिगिन का अर्थ है शुरुआत करना। पांचवा शब्द है चेंज, CHANGE, चेंज का अर्थ होता है बदलना। छठा शब्द है कंपेयर, COMPARE, कंपेयर का अर्थ है तुलना करना। सातवां शब्द है ग्रेटफुल, GRATEFUL, ग्रेटफुल का अर्थ होता है आभार व्यक्त करना। आठवां शब्द है सफ़र, SUFFER, सफ़र का अर्थ होता है झेलना या फिर प्रताड़ित होना। और नौवां शब्द है रिपोर्ट, REPORT, रिपोर्ट का अर्थ होता है बयान दर्ज करना। और ये इस वीडियो का आखिरी भाग है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लें, आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है, मतलब कि कॉलम ए में कुछ शब्द हैं, उसके अर्थों को कॉलम बी के शब्दों से मिलाना है। तो पहला आप देखेंगे शब्द है ब्रिम। ब्रिम का अर्थ मैंने जब आपको शब्दार्थ उपलब्ध कराया था तो मैंने कहा था कनखा होता है किसी भी पात्र का जो सबसे ऊपरी सिरा, जो धार वाला सिरा होता है, बाहर निकला हुआ सिरा जिसे हम पकड़कर उसे उठा सकते हैं, वो कहलाता है कनखा।
तो यहाँ पर है टू फिल टू द टॉप, मतलब ऊपर तक भरना, ऊपर तक का जो सिरा होता है उस तक भरना, ये कहलाता है ब्रिम। फिर है वॉइड, वॉइड का अर्थ होता है खाली स्थान, ए लार्ज बिग स्पेस, ठीक है, एक बड़ा खाली स्थान। फिर है व्रेक, व्रेक का अर्थ होता है जहाज़ का टुकड़ा, मतलब कि जो क्या बोलते हैं, कोई जहाज़ डूब जाए तो उसका जो मलबा होता है उसको कह सकते हैं आप। ए शिप दैट हैज़ संक, एक जहाज़ जो डूब चुका है, उसका अर्थ यहाँ पर इससे मिलता है। फिर श्रिक है, श्रिक का अर्थ होता है त्याग देना, टू अवॉइड डूइंग, मतलब करने से मना करना, तो त्याग देना ही हुआ। अगला है डेमन, डेमन का अर्थ होता है दैत्य या दानव, एन एविल स्पिरिट, मतलब एक दुष्ट आत्मा, ठीक है। वैसल का अर्थ होता है पात्र, तो ए लार्ज शिप और बोट, एक बड़ा जहाज या नाव, ठीक है। पिचर, पिचर का मतलब घड़ा या मटका, तो ए लार्ज क्ले कंटेनर, एक बड़ा सा मिट्टी का पात्र, मिट्टी का ही बना होता है घड़ा या मटका, लेकिन इस कविता में कहा गया था, डायरेक्ट कर दिया था सिल्वर का, तो वो सिल्वर हम कहेंगे यहाँ पर, तो डायरेक्ट क्ले का अर्थ होता है। याइल्ड का अर्थ होता है उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड, मतलब उत्पादन करना या उपलब्ध कराना। अगला शब्द, अगला जो आपका क्वेश्चन है जी नंबर, ये ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो आप इसका अनुवाद इंग्लिश में कर लें। जैसे पहला वाक्य है मेरी माँ दयालु है, इसका अर्थ हो जाएगा माई मदर इज़ काइंड, माई मदर इज़ काइंड। वे सुबह में टहलते हैं, दे वॉक इन द मॉर्निंग। फिर है तुम्हें आराम करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट। फिर है वह कलम से लिख सकती है, शी कैन राइट विथ पेन। अगला है पटना बिहार की राजधानी है, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। फिर है पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है, पटना इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगाज। उसके बाद है गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगा इज़ अ होली रिवर। उसके बाद है गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, द गंगा शुड नॉट बी पॉल्यूटेड। फिर है पटना एक पुराना शहर है, पटना इज़ एन एंशिएंट सिटी। फिर है उसके बाद आखिरी, उसने पटना के बारे में पत्र लिखा है, ही हैज़ रिटन ए लेटर अबाउट पटना। तो बच्चों आज के वीडियो का जो मटेरियल था, जो सामग्री थी, वो यहीं समाप्त होती है। आपका लेसन 5 मैंने ख़त्म कर दिया है। इसके बाद 3 अध्याय और पोइट्री के बचते हैं, जो कि मैं धीरे धीरे करके उसे भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। कल आपको छठा लेसन का वीडियो मिल जाएगा और मैं जल्द से जल्द प्रयास करूंगा आपके इस बुक को भी समाप्त करके ग्रामर पर कंसंट्रेट करके आपको ग्रामर सिखाऊं। और ग्रामर के लिए भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके। लेकिन बच्चों मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब अधिक से अधिक बच्चों तक ये संदेश पहुंचेगा, ये वीडियो पहुंचेगा कि वो जो है बिहार के बच्चे होकर इंग्लिश में अच्छा अंक ले आएँ। बिहार बोर्ड के बच्चों का अंग्रेज़ी बहुत ही कमज़ोर होता है और मैं ये चाहूँगा कि ये धब्बा मिटे। बिहार के बच्चों से ये उन्हें जो तरह तरह के राज्यों में चिढ़ाया जाता है, तो ये धब्बा मिटे और उन्हें जो है इंग्लिश का हर एक चीज़ समझ में आए। तो आप जो है अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। बिहार में लगभग 15-16 लाख बच्चे हर साल परीक्षा देते हैं। अगर हम 50,000 बच्चों की भी सहायता कर सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए बच्चों। आप अधिक से अधिक मित्रों तक ये वीडियो शेयर करें, अपने जितने भी मित्र हैं आपके स्कूल के, आपके क्लास के, आपकी कोचिंग के, क्योंकि हर एक संस्था अभी बंद है। आप सबसे कांटेक्ट करें, सबको ये वीडियो पहुंचाएं और उन्हें इस चैनल से जुड़ने को कहें, चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें। वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक करें, क्योंकि आपके इन्हीं चीज़ों से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मैं अपने और उत्साह से कार्य कर सकता हूं। तो आपका सहयोग मेरे लिए बहुत आवश्यक है। मेरा सहयोग करें, मैं आपका सहयोग करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।